दीजिए। उसका एक प्रमाण मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट है। पताही हवाई अड्डा बनने वाला था, प्रधानमंत्री जी खुद घोषणा करके गए थे, लेकिन जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण समय समय पर उसने मुद्दा नहीं उठाया और जिसकी वजह से हमारा एयरपोर्ट यहाँ नहीं बन पाया। दूसरी बात है कि जनप्रतिनिधि क्षेत्र में कभी दिखाई भी नहीं देते। जब आयातित प्रत्याशी होंगे, उनको जब क्षेत्र में घूमेंगे नहीं, उनको तो समस्याएं ही समझ में नहीं आएंगी, वो कहाँ से उसका समाधान करवा पाएंगे। आप शहर में सड़क की समस्या खुलेआम बोलते हैं, पब्लिकली बोलते हैं कि हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, वोट तो मोदी के नाम पर मिलेगा। फिर ऐसे उम्मीदवार का चयन आत्मघाती होगा। ऐसा उम्मीदवार कभी आज तक बिहार में सांसदों की बैठक प्रधानमंत्री जी ने ली। बिहार से 39 सांसद हैं, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है या एनडीए शासन में है। क्या किया है, मुझे इसका हिसाब चाहिए। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर विजयेश कुमार ने दावेदारी ठोक दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर से हमेशा बाहरी प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। जीतने के बाद वो विकास का कोई कार्य नहीं करते। स्थानीय मुद्दे या समस्याएं भी उन्हें पता नहीं होती है। इसलिए इस बार मुजफ्फरपुर की जनता को बाहरी नहीं बल्कि स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। मुजफ्फरपुर की जनता चाहती है कि मैं इस चुनाव को लड़ूं। उनका बहुत प्रेशर है कि मैं उनकी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाऊं। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि लोक उम्मीदवार के रूप में इस चुनाव को लड़ूंगा। जीत या हार की परवाह नहीं है। मैं जनता को एक विकल्प के रूप में अपने आप को पेश कर रहा हूं। अगर जनता का प्यार और समर्थन मिलता है तो मैं जीतकर यहाँ की स्थानीय समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। मुजफ्फरपुर में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। हमारे मुजफ्फरपुर में भी लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जो 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। 26 अप्रैल से यहाँ नॉमिनेशन प्रारंभ होगा। एक गठबंधन ने अपना प्रत्याशी उतारा है, जो आयातित प्रत्याशी हैं, न इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, न उनका संबंध पार्टी से ज़्यादा दिनों से है। वो पिछले चुनाव में दूसरे गठबंधन से आ रहे थे। इस चुनाव में दूसरे गठबंधन ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। एक गठबंधन ने अभी अपना प्रत्याशी नहीं दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें लोकल जनप्रतिनिधि चाहिए। अगर बाहरी जनप्रतिनिधि होगा, आपकी समस्याओं को कभी उचित फोरम पे उठा नहीं पाएगा, वह आपकी समस्या समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए बाहर उठाने की बात छोड़ दीजिए। उसका एक प्रमाण मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट है। पताही हवाई अड्डा बनने वाला था, प्रधानमंत्री जी खुद घोषणा करके गए थे, लेकिन जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण समय समय पर उसने मुद्दा नहीं उठाया और जिसकी वजह से हमारा एयरपोर्ट यहाँ नहीं बन पाया। दूसरी बात है कि जनप्रतिनिधि क्षेत्र में कभी दिखाई भी नहीं देते। जब आयातित प्रत्याशी होंगे, उनको जब क्षेत्र में घूमेंगे नहीं, उनको तो समस्याएं ही समझ में नहीं आएंगी, वो कहाँ से उसका समाधान करवा पाएंगे। आप शहर में सड़क की समस्या देख लीजिए, आप शहर में बिजली की समस्या देख लीजिए, आप शहर में पानी की समस्या देख लीजिए, आप शहर में बाढ़ की स्थिति को देख लीजिए। सारी स्थितियाँ, बाढ़ की स्थिति तो ऐसी भयावह हो जाती है कि पानी में बाढ़ तो नहीं आता, लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है वर्षा के पानी से। घुटने भर पानी में आपको जो है, घुटने से ऊपर पानी रहता है लगभग 80% मोहल्ले में। ऐसी स्थिति क्यों है, जबकि 5 साल पहले स्मार्ट सिटी में हमारा चयन हुआ था। यह सब जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण हुआ है, और जनप्रतिनिधि जब लोकल नहीं होगा तो यही समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए मेरा मुद्दा है कि हमारा प्रतिनिधि, हमारा जनप्रतिनिधि जो हो वह स्थानीय हो, जो हमारी समस्याओं को समझे और उसको उचित फोरम पे उठावे, उस समस्या का समाधान करवावे। बेसिक चीज़ों के अलावा शहर का सौंदर्यीकरण, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शहर में एम्स की स्थापना, शहर में के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता के कारण जो हमारे यहाँ एम्स बनने वाला था वह दूसरे शहर में चला गया। क्यों? उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है मुजफ्फरपुर। क्या हम एम्स डिजर्व नहीं करते? क्या मुझे एयरपोर्ट नहीं चाहिए? छोटे छोटे शहरों को एयरपोर्ट मिल रहा है, छोटे छोटे शहरों को एम्स मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा जनप्रतिनिधि उस लायक नहीं है। वो कभी उचित फोरम पे समस्याओं को उठाता नहीं है
इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहता हूं जो लोकल हो, हमारी समस्याओं को समझे। और प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं वोकल फॉर लोकल, देन दैट्स व्हाई आई एम वोकल फॉर लोकल। लोकल उम्मीदवार होना चाहिए जो हमारे समस्याओं का समाधान करा सके। दूसरी हमारी रणनीति होगी सरकार की नाकामियां उनको उजागर करना, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी शिथिलता को लोगों के बीच लाना, क्योंकि वह बाहरी थे और फिर अगर बाहरी को हम चुनते हैं तो यह स्थिति बनी रहेगी। आज के प्रत्याशी जो हैं वो तो मंच पर सो जाते हैं। अगर आप स्थानीय जिला अध्यक्ष को सुने होइएगा तो उनकी शिकायत हमने सुनी है कि प्रतिनिधि जो हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो तो मंच पे ही सो जाते हैं, कहीं बुला करके टाइम फिक्स करके नहीं जाते हैं। अभी जब यह स्थिति है, बाद में क्या होगा? इसके अलावा खुलेआम बोलते हैं, पब्लिकली बोलते हैं कि हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, वोट तो मोदी के नाम पर मिलेगा। फिर ऐसे उम्मीदवार का चयन आत्मघाती होगा। ऐसा उम्मीदवार हम अगर जो वोट मांगने नहीं आ रहा, वो आपका काम कराने कैसे आ पाएगा? इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और हम लोग खुद अपना उम्मीदवार देंगे। लोक उम्मीदवार होगा जो मुजफ्फरपुर से चुनाव। एयरपोर्ट और एम्स की कैसे आप यहाँ मुजफ्फरपुर लाएंगे? फिर सरकार से उसके लिए निगोशिएट करेंगे, सरकार पर दबाव डालेंगे, सरकार से वार्ता करेंगे। और यहाँ जब एयरपोर्ट ऑलरेडी है, आप सबों को पता होना चाहिए कि 1987 से पहले हमारा एयरपोर्ट ऑपरेशनल था। यहाँ से कई शहरों के लिए उड़ान भरती थी विमानें। तो आज क्यों नहीं हो सकता है? आज स्थितियाँ बदली हैं, देश विकास कर रहा है, सारे शहर विकसित हो रहे हैं, फिर हम बैकवर्ड कैसे जा सकते हैं? इसको उचित फोरम पे उठाने की जरूरत है, प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाने की जरूरत है। वो खुद कमिटमेंट करके गए थे, इसलिए इसके न होने का सवाल नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ फलेसु कदाचना, आपको अपना कर्म करना है। हमारे शहर को एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है और अच्छे जनप्रतिनिधि की जरूरत है। इसलिए मैं अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहा हूँ। एक वोट से हम भी एक ही वोट के अधिकारी हैं, इसलिए हम नहीं जानते परिणाम क्या होगा। मैं एक विकल्प लेकर आ रहा हूं। अगर लोगों को मुझ में विश्वास होगा तो निश्चित रूप से वो मुझे चुनेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है लोग मुझे चुनेंगे, क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। लोक उम्मीदवार के रूप में लोग मुझ पर दबाव दे रहे हैं और इसलिए मैंने अपनी सहमति दी है। मैं लोक उम्मीदवार के रूप में आपके बीच आऊँगा। तो उम्मीदवारी जब जनता ने ही मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है तो निश्चित रूप से वो मुझे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। इसी उम्मीद, इसी भरोसे के साथ मैं चुनाव में आ रहा हूँ। क्या किसी क्षेत्रीय पार्टी ने भी आपसे संपर्क किया है या कई क्षेत्रीय पार्टियों ने हमसे संपर्क किया है, लेकिन मैं लोक उम्मीदवार के रूप में ही चुनाव लड़ना पसंद करूँगा। मैं किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। मुद्दे आपके क्या होंगे जो कि एनडीए के भी मुद्दे? मैंने बताया ना, एनडीए कभी आज तक बिहार में सांसदों की बैठक प्रधानमंत्री जी ने ली। बिहार से 39 सांसद हैं, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है या एनडीए शासन में है। क्या किया है, मुझे इसका हिसाब चाहिए। आज तक कभी एक बैठक उन्होंने ली है सांसदों की जिसमें सांसदों से राय ली जाए कि बिहार का विकास कैसे होगा? मुजफ्फरपुर में बंद चीनी मिलें जो हैं उनका कैसे फिर से उनकी शुरुआत की जाए। एक चीनी मिल के रहने से मित्रों, यहाँ एक सीजन में जो हमारे किसान हैं वो अपने यहाँ एक शादी विवाह जनेऊ संपन्न करा लिया करते थे एक फसल से। आज वो सारी चीनी मिलें बंद हैं और लोग भोजन को तरस रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। आप बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं, आप लोगों से रोजगार छीन रहे हैं, और इतना ही नहीं, आप अपराधी पैदा कर रहे हैं। आपने समाज के एक वर्ग को अपराध की ओर ढकेल दिया है शराबबंदी करके। शराबबंदी में हमारी युवा पीढ़ी जिसको रोजी रोजगार में लगना चाहिए था, वह शराब माफियाओं के चक्कर में पड़ के शराब का सप्लाई करने में लगा हुआ है, और उसके माथे पे अपराधी का ठप्पा लग गया क्योंकि वह जेल में उसका आना जाना लगा हुआ रहता है। ये कैसी विडंबना है? जो चीज यूपी में लीगल है वो बिहार में इलीगल कैसे हो गई? आप कहते थे एक विधान एक संविधान, फिर एक विधान क्यों नहीं है पूरे देश में? दोनों जगह आपकी सरकार है, दोनों जगह एनडीए की सरकार है, फिर बिहार में अलग कानून और यूपी में अलग कानून क्यों है? शराबबंदी अगर आपने की
इससे कितना राजस्व का नुकसान हुआ है, क्या आपने इसका आकलन किया? और इस राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या आप जनता को बताएंगे? कब तक आप जनता को धोखे में रखेंगे? कब तक आप 80-20 की राजनीति करेंगे? 20% को आप कब तक नेग्लेक्ट करेंगे? और क्यों नेग्लेक्ट करेंगे? जब आपको टिकट देने की बारी आती है, सबसे पहले आप जाति देखते हैं और जाति देख करके आप उम्मीदवार बनाते हैं, और जब जनता के बीच जाते हैं तो आप दोहरा मापदंड अपनाते हैं और जनता को कहते हैं आप जाति मत देखिए, धर्म देख के भाइयों बहनों सनातन धर्म के नाम पे वोट दीजिए। क्यों? जाति हम नहीं देखेंगे तो हम धर्म क्यों देखेंगे? हम मानवता देखेंगे। और जो एक अच्छा इंसान है वो सबके लिए अच्छा है, वह परिवार के लिए अच्छा है, वो समाज के लिए अच्छा है, वह देश के लिए अच्छा है। हम एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करेंगे, न हम जाति देखेंगे न हम धर्म देखते हैं, न धर्म देखेंगे। आप कहते हैं जाति तो मत देखो लेकिन धर्म देखो, धर्म देख के वोट दो। क्यों भाई, क्यों? इसको चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेना चाहिए। जो पार्टियां कहती हैं कि धर्म देखकर वोट दो, कोई 80 का समर्थन करता है, कोई 20 का समर्थन करता है, और चुनाव आयोग इस पे कोई संज्ञान नहीं लेती है। ये दोनों मेरे हिसाब से गैर कानूनी है। हमको 100% की बात करनी चाहिए। जो आपको वोट देता है उसके भी आप प्रतिनिधि हैं, जो वोट आपको नहीं देता आप उसके भी प्रतिनिधि हैं। आप कभी 80-20 की बात नहीं कर सकते या 60-40 की बात नहीं कर सकते। ये दोहरा मापदंड है, नहीं चलेगा। मैं इन सब का विरोध करता हूं और इन सब को लेकर मैं जनता के बीच जाऊंगा, और जनता ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं आपके बीच फिर पुनः आऊंगा। बहुत बहुत